बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आज आप जो सीखेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो हम टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की जो हमारी सीरीज़ है, इसमें ख़ास तौर पे इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी आज टिप्स हमने करने हैं। आज उसके न्यूमेरिकल के फॉर्मेट को समझना है कि ये किस तरह से होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो इसमें एक पार्ट आपका बनेगा इसका नेम, टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2021, जो अभी आपने न्यूमेरिकल्स का एग्ज़ाम देना है एनुअल। उसके बाद फिर रेजिडेंशियल स्टेटस आ जाएगा, फिर आगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल जो आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फिर इसमें सोर्सेज ऑफ इनकम पे हमने पहले भी बात की थी, एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था, इंशाल्लाह वो लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले ये फॉर्मेट को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होंगे। तो पहले जी इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसकी डिटेल हम अलहदा करेंगे और उसमें अलाउंसेस हैं, बेनिफिट्स हैं, तो कुछ टैक्सेबल हैं, कुछ एग्जेम्पशंस हैं। एक न्यूमेरिकल किया भी था, वो हमारी इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है। तो ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें हम इसका फॉर्मेट जो है वो समझना है हमने। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये चीज़ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब हमने इसको देखना है कि ये किस तरह आगे सॉल्व कैसे होगा। तो सेकंड सोर्स हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसकी डिटेल करेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो कैपिटल गेन है, बिजनेस है, इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18। फिर कैपिटल गेन आ जाएगा सेक्शन 37। जितना भी आपके जिस सोर्स में कैपिटल पार्क होता है उसमें जब आप कुछ अरसा होल्ड करके अपनी इन्वेस्टमेंट पर उसमें कैपिटल गेन हासिल करते हैं या प्रॉफिट हासिल करते हैं तो उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। फिर उसको होल्डिंग पीरियड के हिसाब से आएगा कि वो चीज़ जो जिसमें आपने किया था पार्क अपना कैपिटल, वो क्या है, वो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई और चीज़ है, या उस पर टैक्स होगा नहीं होगा, ये हमने देखना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जितने भी इनके अलावा सोर्स होंगे, जैसे स्कॉलरशिप मिल जाता है या कोई और चीज़ ऐसी मिल जाती है जो कि आपका सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन में कवर ना हो, तो वो अदर सोर्सेज में आ जाएगी। तो इसके ऊपर भी हम जब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो उस वक्त इंडिविजुअली हम पहले एक एक करके भी कोशिश करेंगे कि उसकी अलग वीडियोज आती रहें, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आएगा। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक था वो ये है कि भाई आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कैसे निकलेगी, क्योंकि हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि जब ये सारे सोर्सेज को हम इकट्ठा करेंगे तो ये तो हमने जो स्टार्ट में डेफिनेशंस में भी दिया था, हमारी वीडियोस मौजूद हैं, तो उसमें ये था कि भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तक जब आप ऐड करोगे जो उसका टैक्सेबल पार्ट होगा, जो कि आउटर कॉलम में आप लिखोगे, तो इसमें टोटल आपका टोटल इनकम आ जाएगी। अब उसमें कुछ डिडक्शंस हैं जो लॉ में अलाउ हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जिसमें आपको वो उनका क्राइटेरिया है बाकायदा, तो उनको हमने माइनस करना है उसमें से। तो हमारा वो ज़रा देखना पड़ेगा कि उस कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इंडिविजुअल के लिए जो है वो 5 जो है ये डिडक्शंस, बल्कि 6 डिडक्शंस जो हैं ये आपने लाजमी इसमें देखनी है। तो अभी हम बात करते हैं जी कि इस पर जब टोटल इनकम आ जाएगी तो उसमें से जो आपने डायरेक्ट डिडक्शंस करनी है, क्योंकि बेसिकली रिलीफ आपको 2 किस्म के मिलने हैं। एक इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन को इस स्टेप पर जो है वो रिलीफ मिलना है जो डायरेक्टली डिडक्ट होगा, और जो उसने इन हेड्स में एक्सपेंसेस या इन हेड में उसने जो अपना खर्च किया हुआ है वो यहाँ पे माइनस होगा। इसके अलावा फिर एक और जगह हम जब टैक्स कैलकुलेट करने के बाद हम उसको टैक्स में रिलीफ देंगे, तो डिडक्शंस जो हैं वो बेसिकली एक टर्म है और रिलीफ दूसरी टर्म है। टैक्स क्रेडिट या रिलीफ जो है वो दूसरी टर्म है।
वो बाय फार्मूला ऑन एवरेज बेसिस हम माइनस करेंगे, जिसको एवरेज रिलीफ भी कहते हैं। तो उनको पार्ट्स को हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम ये कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल टैक्स कैलकुलेट करने से पहले आपको टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के लिए टोटल इनकम के बाद आपको ये चंद एक डिडक्शंस जो हैं, जो अलाउड हैं, ये माइनस करनी है टोटल इनकम में से। तो अब इसमें सबसे पहले जो है वो ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस सेक्शन 60 में क्राइटेरिया दिया गया है कि आपने किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को या उस तरह से नहीं देनी, बल्कि आपने जो है वो जो इसका प्रॉपर पैटर्न है, प्रॉपर लॉ है ज़कात का, उसके तहत आपने देनी है। इसी तरह से आप किसी को बाय हैंड देंगे या किसी तरह से आपने जो अडॉप्ट करना है मेथड, वो सारा अकॉर्डिंग टू द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस करना है। तो न्यूमेरिकल में जो आपको आएगा वो उसमें लिखा होगा कि जी आप अंडर ज़कात एंड उशर दे रहे हैं या अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर इसमें से नहीं जाएगा, वो इसको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। इसके लिए तो इतना ही है। नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। अब डोनेशंस कुछ ऐसे हैं जिस पर आपके पास जो है वो एवरेज रिलीफ मिलता है, यानी टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो टैक्स आएगा उसमें आपको कुछ रिडक्शन मिलेगी और उसमें कुछ होगा, तो वो हमारा रिलीफ में जाएगा। लेकिन ये उन डोनेशंस की बात नहीं है। तो इसमें डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में एक सेकंड स्केड्यूल के अंदर क्लास 61 है, जिसमें एक लिस्ट दी गई है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस की, जिसके एग्जांपल के तौर पर मैंने ये लिखा है या आपको बता रहे हैं, या ये दिया गया कि फातमीद फाउंडेशन है, या शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट जो लाहौर का है, रजिस्टर्ड है, नेशनल लाइब्रेरीज़ हैं, नेशनल म्यूज़ियम, फेडरल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जियामीर भाषा एंड महमद डैम्स जो फंड है। तो ये एक लंबी लिस्ट है, आपने चंद एक जो न्यूमेरिकल के हिसाब से आने हैं उनको जहन में रखना है। बहरहाल अगर आप देखना चाहें तो अलहदा से वो लिस्ट भी मौजूद है ऑर्डिनेंस की, तो उसमें सेकंड शेड्यूल में जो क्लास 61 है वो इसमें इसको मैटर को डिस्कस करती है। इसके अंदर बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद फिर इनको यानी कि जो डोनेशन दिया जाएगा वो आपका इस डिडक्शन के तहत क्लास 61 के तहत जो यहाँ से आपने माइनस करना है अपनी इनकम में से। तो अपनी इनकम को आप रिड्यूस करके फिर टैक्स लगाएंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं डायरेक्ट डिडक्शन या डिडक्शंस में। नंबर 3 पर डिडक्शन जो है वो वर्कर्स वेलफेयर फंड है, जो सेक्शन 60A इसको डिस्कस करता है। और इसमें जो है वो टोटली जो वर्कर्स हैं जो रजिस्टर्ड होंगे इस फंड में और जिनका इंस्टीट्यूट भी रजिस्टर्ड होगा, और फिर वो उनकी पे में से या उनकी इनकम में से डिडक्शंस करेंगे, तो उस हवाले से वो फिर यहाँ पर है जी के या इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना अप्रूव फंड में देता है तो वो डिडक्शन अलाउ होती है। तो ये हमने डेफिनेशन वाइज जो अप्रूव फंड्स हैं उसमें बाकी भी थे ग्रेजुएटी फंड वगैरह, तो वो हमने डिस्कस किया था कि उसमें फ़ंड से कैसे बनते हैं, उनका मैकेनिज़्म क्या होता है। तो वो डेफिनेशंस वाले जो पार्ट्स हैं हमारे ऑलरेडी मौजूद हैं चैनल पर, वहाँ पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह से एक और है जी पेमेंट टू वर्कर्स पार्टिसिपेशन फ़ंड, ये भी सेम लाइक अबव 60A 60B इज़ आल्सो डिडक्टिबल और अनाउंस में आता है और इसको माइनस किया जाता है। इनका तो इतना डिटेल जो वो क्राइटेरिया अपने एक्ट में लिखा होता है, सिर्फ आपने इसको यहाँ पर एज अ डिडक्शन जो है वो लेना है। उसके बाद आ जाता है जी मार्कअप ऑन हाउसिंग स्कीम सेक्शन 60C। तो बेसिकली जो हमारा डिडक्शंस का जो सेक्शन है वो आप देख रहे हैं कि सेक्शन 60 है, उसमें फिर आगे A, B और C और D हमारे ये 4 जो हैं वो पार्ट्स भी इसमें शामिल हैं। ये नए सेक्शंस बाद में ऐड किए गए थे। तो मार्कअप ऑन हाउसिंग स्कीम जो है वो बेसिकली इसके ऊपर आ जाती है कि जी ये है क्या। तो इसमें आपने ये देखना है कि ये इसमें होती है कि आप अगर घर बनाने के लिए एक ब्रांड न्यू घर होगा और पहले उस बंदे के नाम पे नहीं होगा और वो या घर लेने के लिए ख़रीदने के लिए बाय करने के लिए आपको
आपने लोन जो है वो लिया होगा, तो ज़ाहिर है कि रजिस्टर्ड इदारे से लेंगे, तो उस ऊपर आपको 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी कि जो टैक्सेबल इनकम आपकी आएगी उस पर, और दूसरा 2 मिलियन तक जो है ना ये होगा। तो विच एवर इज़ लेसर, इन दोनों में से कंपेयर करके जो अमाउंट कम होगी वो आपकी यहाँ पर माइनस हो जाएगी। इसी तरह से एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं जो सेक्शन 60D है, उसमें वो डिस्कस करते हैं जी कि इंडिविजुअल्स जो टैक्सेबल इनकम है वो पहली तो बात है कि 15 लाख से कम होनी चाहिए, यानी कि ओवरऑल जिस बंदे ने एजुकेशनल एक्सपेंसेस की जो बच्चों की जो ट्यूशन फ़ी है या बच्चों का एजुकेशनल एक्सपेंस हैं, उस आदमी को अलाउ होगी डिडक्शन, जिसका पहला जो इसकी कंडीशन है वो उसकी जो टैक्सेबल इनकम है, जो टोटल उसका सोर्स है, वो 15 लाख से एनुअल जो है वो कम होगा। दूसरा जो है वो हमने ये कहा कि जो विच एवर इज़ लेस, उसमें 3 बातें हैं। एक है 5% ऑफ टोटल ट्यूशन फ़ी पेड फॉर द ईयर, फिर है जी 25% ऑफ पर्सनस टैक्सेबल इनकम, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय 60,000। तो अब इसमें जो लेस अमाउंट आएगी इन 3 कैलकुलेशंस में, वो आपको यहाँ पर अलाउ होगी, ठीक है जी, वो यहाँ पर आपको फिर डिडक्शंस के तौर पर अलाउ हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो होगा वो टोटल जो क्राइटेरिया बनेगा वो ये बन जाएगा कि ये तीनों में से जो लेस होगा वो आएगा। अब हमने देखना ये है कि जो टोटल इनकम आ गई थी उसमें से हम फिर ये सारी चीज़ें जो हमने ज़कात है, डोनेशन है, वर्कर्स वेलफेयर फंड है, पार्टिसिपेशन फंड है, हाउसिंग स्कीम है, और मार्कअप वाला, और फिर एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, ये लेस करके हमने जो है वो इसको नेट अमाउंट जो लानी है उसको टैक्सेबल इनकम कहेंगे। तो हमारा जो मेन फोकस था वो आज इस फॉर्मेट को समझना था कि ये बेसिकली एक फॉर्मेट के तौर पर आपको पता हो कि ये इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे कि पहले हम हेड्स ऑफ इनकम के हवाले से, सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से हम पहले इनको सॉल्व करेंगे, इनका टैक्सेबल पार्ट निकालेंगे, फिर उनको क्लब करके टोटल इनकम आएगी, और टोटल इनकम में से हमने ये डेफिनेशन भी की थी कि टोटल इनकम जब रिड्यूस्ड बाय डिडक्टिबल अलाउंसेस होगा तो फिर वो ये अलाउंसेस या ये जो हमारे डिडक्शंस हैं ये माइनस होंगी, और फिर वो हमारे पास टोटल इनकम में से माइनस होकर टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। इसको हम एक्चुअल टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं और टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। एक्चुअल का मतलब ये है कि अभी इसमें क्योंकि हमारा अगर एक बंदा एसोसिएशन ऑफ पर्सन का शेयर भी लेता है और वो बंदा एक इंडिविजुअल हैसियत में भी है और उसमें शेयर फ्रॉम AOP भी उसको आता है, तो उस सूरत में जो उसका एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कॉन्सेप्ट है ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फर्म की फॉर्म में ये हम इसमें करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते होते हैं। यानी कि एक बंदा है जो इंडिविजुअल भी अपने सोर्सेज ले रहा है और ऊपर से वो एक ऐसे फर्म के अंदर भी पार्टनर है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का पूरा कॉन्सेप्ट है डेफिनेशंस के सेक्शन में हमने दिया था। और इंडिविजुअल एक बंदा जब पार्टनर बन जाता है तो उसको ज़ाहिर है कि वहाँ से भी मिलेगा, तो वो जो उसको शेयर मिल रहा है वहाँ से उसका वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, और वो ऐड करके इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह जो हमारे पास आएगा वो आगे आ जाएगा जी टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। ये चीज़ आ जाएगी और ये इधर यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर इस पर स्लैब्स लगेंगे। फिर आगे सेकंड पार्ट हमारा होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल का। तो सबसे पहले हमारा ये टारगेट है कि ये हमें समझ आ जाए कि ये इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आपने देखनी है। फिर इसमें ज़ाहिर है कि हम बाकी आगे भी इसके स्टेप्स होंगे और उनके ऊपर अलग एक वीडियो पर बात करेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि ये एक इस तरह से हमारा जो न्यूमेरिकल है वो इस तरह से सॉल्व करना है और इसको हम इस तरह लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।